चलिए, जय हिंद मित्रों। आज हम लोगों की फिर से मुलाकात हो रही है और हम लोग सब्जेक्ट जो हम लोगों का है एजुकेशन सब्जेक्ट, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। डेली कंटिन्यू हम लोग शाम को 6 बजे हम लोगों की क्लास होती है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से टॉपिक जितने भी हैं सभी को डिस्कस करते हैं। इसमें आपका एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उससे संबंधित हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं। और आपका जितना एजुकेशन का जितना भी सिलेबस होता है वो पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक साथ। काफी पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और वर्तमान समय में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट 10 कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपका यूनिट 10 जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, इससे रिलेटेड टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन बी के पोर्शन में कल की डेट में हम लोगों ने काफी चीजों को डिस्कस कर लिया था। कल हम लोगों ने जो आपका बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार शैक्षिक वर्गीकरण जो होता है बालकों का, उससे संबंधित चीजों को हम लोगों ने कर लिया था। उसके टाइप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम लोग डिफाइन कर रहे थे। ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम लोग वहां पे डिफाइन कर रहे थे। ठीक, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने काफी चीजों को डिस्कस कर लिया था। तो आज जो है इसी के आगे देखेंगे कि इसी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के टाइप्स की बात करेंगे कि इसमें और भी क्या है, इसमें प्रेवलेंस क्या है, इसका प्रसार कैसे हुआ, तमाम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आता है कि एक आता है आई डी, ठीक है, आइडिया एक आता है IDEA। आइडिया का फुल फॉर्म क्या होता है जरा बताओ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रेवलेंस के बारे में, जिसमें बौद्धिक अक्षमता जो है मुख्य रूप से एक आम विकासात्मक अक्षमता मानी जाती है। मतलब कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज द मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, कि बौद्धिक अक्षमता को सबसे आम विकासात्मक अक्षमता मानते हैं। आम का मतलब क्या हुआ कि जनरली जो है कई लोगों में ये दिखाई देती है ना, जनरली ये दिखाई देती है, लेकिन यहाँ आइडिया इसका होता है इंडिविजुअल्स विथ, लिखिएगा इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपको कहीं पर भी याद, जब कभी आप इसको यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइडिया के अनुसार या IDEA के अनुसार जो है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राज्य में लगभग इन्होंने आइडिया के अनुसार इन्होंने बताया कि पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो इसमें जो 6.5 मिलियन जो है मिलियन ऐसे पॉपुलेशन होती है जो इस बीमारी से ग्रसित होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, आईडी से, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से बीमारियों से घिरी होती है। वहीं पर सन 2000 के आंकड़े के अनुसार अगर हम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आंकड़ों के अनुसार पूछते हैं, तो सन 2000 की राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जनगणना के अनुसार ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सेंसर के अनुसार अगर वहां बात करें तो कुल मिलाकर कुल आबादी का 7.2 इन्होंने बताया था। ठीक ना, ठीक है, लेकिन ये कहां का था, ये फिलीपींस का था। ठीक है, फिलीपींस में सबसे ज्यादा पाई गई थी, तो सबसे ज्यादा फिलीपींस में इसमें बताया गया है। ये सन 2000 में था, ये फिलीपींस के बारे में इन्होंने बताया था पूरा कि फिलीपींस में क्या होता है कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व में जब देखा गया, जब इसका जो है इस पर जो है रिसर्च किया गया या इस पर जो है शोध किया गया कि सबसे ज्यादा जो है कहां पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक अक्षमता सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, तो वहां पर जब पूरे विश्व में देखा गया तो फिलीपींस में सबसे ज्यादा ये पाई गई यहाँ पे।
ठीक, फिलीपींस में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट क्या करना है, आइडिया फुल फॉर्म नोट करना है और याद रखना है कि ये जो है आइडिया ने जो है ये 6.5 मिलियन जो है पूरे विश्व में 6.5 मिलियन लोग जो है किससे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित हैं या बीमार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या क्या है, 7.2 ये फिलीपींस में मिलता है। ठीक है ना, कहाँ मिलता है, फिलीपींस में मिलता है। यहाँ पर क्लियर पॉइंट, यहाँ पर ये दो पॉइंट। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे एसेसिबिलिटी फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब बौद्धिक अक्षमता के पहुंच के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम लोग पहचान कैसे सकते हैं। ठीक है ना, लोगों ने दो पॉइंट पे, दो एरियाज पे डिस्कस किया था ना। एक सोशल फैक्टर था, मैंने कल बताया था, एक मार्केट का एग्जांपल दिया था कि आप 2 किलो सेब लेने जाते हो, पैसे देते हो, तो वहां पर जो आपको ये जो स्किल जो डेवलप होता है, सोशल स्किल जो डेवलप होता है वो एक अलग होता है। लेकिन जो आपका बौद्धिक क्षमता संबंधित जो है सारी, जिसमें तर्क करने की क्षमता आपने बताया, सीखने की क्षमता बताया और एक और चीज थी, वो तीनों की बात करी थी। तो ये यहाँ से हम लोग पहचान सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसके अंदर कितने मात्रा में है। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन मैंने किया था वो फिर बता सकती है कि बौद्धिक क्षमता किसके अंदर कितनी है ना। कह सकते हैं चीजों को सीखने में जब कभी किसी को अधिक समय लगता है, ठीक, कह सकते हैं जब कभी सीखने में किसी को जब ज्यादा समय लगे, कहते हैं इट में टेक लॉन्गर टू लर्न थिंग्स, मतलब जब कोई व्यक्ति सीखने में ज्यादा समय लेता है, या फिर कह सकते हैं व्यक्ति को पढ़ने और लिखने में जब कठिनाई हो। ठीक है, तो ये सब चीजें जितने भी कंडीशंस है, ये सब हम लोगों को किस ओर इंडिकेट करती है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं ज्यादा है। या व्यक्ति को आंखों से संपर्क बनाए रखने में, जैसे मान लो आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का उदाहरण है। जहां पर जो आपको देखते हो जिसकी आंखें गोल होती तो वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता, किसी का हाथ है जो हिलता रहता है, तो ये सब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ही लक्षण होते हैं आपके। क्लियर, ये पॉइंट यहां पर इतना सही है ना। ठीक, अब ओल्ड टर्मिनोलॉजी में कई जगह आपको बेवकूफ शब्द का यूज करते ना, बेवकूफ शब्द का यूज करते ना, उसको हम लोग प्रोफाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बेवकूफ होता है उसको बोलते हैं इडियट। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग इडियट बोलते हैं ना, इडियट। लेकिन ये इडियट बहुत पुराना शब्द था, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोफाउंड। याद रखिएगा, प्रोफाउंड होता है, ठीक, प्रोफाउंड यूज करते हैं हम लोग। ठीक, पहले ये इसके क्या है, इसको बोलते हैं बेवकूफ। ठीक, बेवकूफ। फिर इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और आती है आपकी मॉडरेट। मॉडरेट आपके एग्जाम में आता है ना, ठीक, आपके एग्जाम में आता है। मॉडरेट, ठीक ना, मॉडरेट, मॉडरेट को सेवरे बोलते हैं, SEVER, सेवरे। इसका मतलब होता है जिनको मध्यम गति, जिनमें मध्यम गंभीरता होती है। कल मैंने बताया था ना मध्यम, लेकिन मॉडरेट का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख होता है। ठीक ना, मॉडरेट का मतलब मूर्ख होता है, सेवरे का मतलब मध्यम जो प्रॉब्लम होती है, इडियट का मतलब बेवकूफ होता है। तो सब ये होता है। फिर एक वर्ड और आता है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है मोनोन। मोरोन होता है, MORON, मोरोन होता है, मोरोन। और या इसको हम लोग बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं फिएबल ना, ठीक, फेबल। ठीक है ना, फेबल माइंडेड, फीबल माइंडेड, मोनोर या फीबल माइंडेड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं दुर्बल चित्त, मूर्ख या दुर्बल, बहुत इसको ही मूर्ख बोलते हैं। इसको सबसे मतलब एकदम सबसे ज्यादा होता है, इसको दुर्बल बोलते हैं। दुर्बल बुद्धि वाला,
वाला, या इसको हम बोल सकते हैं जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि वाला, तो ये आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा इडियट, मॉडरेटर, मोरोन हो जाएगा। तो ये सब जो है इसकी पुरानी टर्मिनोलॉजी है, इसको भी आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक ठीक ठीक, चलो। तो इसमें अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट को कि बौद्धिक अक्षमताएं कितनी होती हैं। इसके टाइप्स में भी एग्जाम में इसके टाइप्स पूछे जाते हैं ना, तो टाइप्स तो हमने बता दिए। अब इसके आगे और इसको किस तरीके से हम लोग इंडिकेट करते हैं उसको भी देखते हैं हम लोग। चलो ठीक, तो अब यहाँ पर इसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है ना, क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, आईडी। तो टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हम बात करेंगे, इसमें अनेक प्रकार की जो है डिसेबिलिटीज हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक ना, इसमें जो शामिल होते हैं मुख्य रूप से हम कह सकते हैं एक्स सिंड्रोम होता है। ठीक ना, एक्स सिंड्रोम होता है और वाई सिंड्रोम होता है। तो एक्स सिंड्रोम होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इन सब की कंडीशन अभी जब हम टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स बताएंगे तो उसमें ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, और भी क्लियर इसको हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं, सिंड्रोम्स क्या होते हैं, पूरा बताएंगे। सबसे पहले इसकी बात हम कर लेते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेगरेंस लिखिएगा, फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम। फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम, जिसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं एफ एक्स एस। ठीक, एफ एक्स एस एस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या होता है? ये जो है ये एक ऐसा जो है एक ऐसी ये क्या कहते हैं सिंड्रोम होता है, ये एक प्रकार का ऐसा सिंड्रोम होता है जो कॉमनली सभी लोगों में पाया जाता है। मतलब बौद्धिक विकलांगता का सबसे आम, जब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये एफ एक्स एस है आपका। ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रैगिल का मतलब होता है नाजुक, इसका मतलब होता है नाजुक या कमजोर, नाजुक या कमजोर होता है। मतलब कमजोर एक्स सिंड्रोम जो होता है दुनिया भर में सबसे ज्यादा इसकी बौद्धिक विकलांगता जो है सबसे ज्यादा इसकी मात्रा होती है। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो है पाई जाने वाली बौद्धिक अक्षमता कौन सी है, तो उसमें आपके ऑप्शन में अगर एफ एक्स एस आ जाएगा तो आप इसको आंसर बनाएंगे, पहला आंसर इसको बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यह जो होता है यह एक आनुवंशिक स्थिति होती है। आनुवंशिक स्थिति का मतलब होता है कि माता पिता के द्वारा जो है उनके बच्चों में जाती है, फिर उनके बच्चों से फिर आगे, ये कुल मिला के क्रोमोसोम्स के द्वारा बढ़ती है। ठीक ना, कहते हैं कि जब एक्स गुणसूत्र में उत्परिवर्तन डीएनए संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, मतलब कुल मिला के एक्स क्रोमोसोम जो होता है, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम जो होता है, एक्स क्रोमोसोम में जब कभी परिवर्तन होता है, क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम में परिवर्तन। ठीक, एक्स क्रोमोसोम में जब कभी परिवर्तन होता है तब जो है ऐसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एफ एक्स एस ये बीमारी कब उत्पन्न होती है, तो आप बता सकते हैं जब एक्स क्रोमोसोम को, मतलब कहते हैं लोग गुणसूत्र, क्या बोलते हैं? गुण सूत्र। ठीक, एक्स क्रोमोसोम को हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। जब कभी एक्स गुणसूत्र में जब परिवर्तन होता है तब इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है।
ठीक है। इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। इसमें होता क्या है ये जान लो। इसमें होता है कि जन्म के समय लोगों के शारीरिक विकास में, ठीक है, उनके व्यवहार में, इन सब चीजों में अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। जैसे मान लो किसी का शरीर जो है कम, कोई छोटा रह गया, ठीक है, किसी के व्यवहार में जैसे हाथ पांव हिलना हो गया, जैसे कोई खाना खाते हैं हाथ हिलता है, तो ये सब चीजें होती हैं। फिर उनके अंदर इमोशंस बहुत जल्दी रोने लगता है, ये सब चीज, तो ये सब चीजें होती है। एक्स क्रोमोसोम में जब परिवर्तन होता है तब ऐसी कंडीशन आ जाती है। ये कंडीशन कब होती है? जन्म के समय ही होती है। क्यों होती है जन्म समय? क्योंकि ये गुणसूत्र से संबंधित है। गुणसूत्र क्यों संबंधित है? क्योंकि माता पिता के द्वारा ये बच्चों में जाता है आपका। क्लियर? ये पॉइंट हम लोग को नोट करना है। क्लियर पॉइंट इतने? बताओ। जी सर। ठीक है ना। अब इनके कुछ सामान्य संकेत आप देख सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट, इनका विकास जो है रुक जाता है ना, इनके विकास में रुकने की क्षमता होती है। इनमें जो है चिंता ज्यादा होती है, इनमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तमाम ऐसी चीजों को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। पॉइंट क्लियर है यहां तक? बताओ, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। बोले। क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो इसको साफ कर देना, अब आगे देखते हैं। जी सर। हाँ, कि मतलब आप समझ गए ना कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो बच्चे के वो गुणसूत्रों के द्वारा आती है ना। गुणसूत्र, जी सर। क्रोमोसोम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्रोमोसोम्स के द्वारा ये प्रॉब्लम सब आती है आपकी। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम की। ठीक है, कि डाउन सिंड्रोम के कितने भाग, कितने प्रकार होते हैं। बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम की। सूख जाएगी। ठीक, टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम की हम बात करेंगे तो डाउन सिंड्रोम जो है ये जो है आनुवंशिक गुणसूत्रों का एक गुणसूत्री का रोग होता है। मतलब कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन इन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम can have a range of common physical and developmental characteristics as well as a higher than normal incident of हार्टेड कंडीशंस। मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम जो है आमतौर पे सभी लोगों के अंदर ये चीजें डाउन सिंड्रोम पाई जाती है। इसका एक मुख्य कारण ये होता है क्योंकि ये एक आनुवंशिक गुणसूत्रीय रोग होता है। याद रखिएगा, ये कैसा है? कॉमन जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है आपका। याद रखिएगा, कॉमन जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है आपका। ठीक है ना? क्या है आपका? ठीक, टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें और क्या आएगा आपका? देखिए, ठीक, जब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग एक रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा तैयार कैसे करते हैं? ये जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, लिखेंगे सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके जिनके अंदर डाउन सिंड्रोम की कमी होती है। डाउन सिंड्रोम के बारे में ये बताता है। इसमें क्या होता है? ये एक आनुवंशिक गुणसूत्र है, आनुवंशिक, ठीक है, आनुवंशिक या आनुवंशिक गुण
गुणसूत्री रोग है ये आपका। ठीक है, लिखेंगे जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लिखेंगे जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक, आपसे कोई भी पूछेगा डाउन सिंड्रोम क्या होता है तो आप बताएं, आपको बताना क्या है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो आप बताएंगे जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है उसी को हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। कहने का मतलब आनुवंशिक गुणसूत्री रोग जो होता है उसी को हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो कहता है कि ये जो है डाउन सिंड्रोम जो है बच्चों में सीखने में अपंगता का कारण बन सकता है। मतलब अपंगता का कारण क्या हो जाएगा कि डिसेबिलिटी के इंडिविजुअल डिसेबिलिटी हो जाती है इसमें, कि इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम जो होती है कुल मिलाकर इसमें अपंगता का कारण बनती है बालक के। लिखेंगे बालकों के विकलांगता का कारण। अब बालकों की विकलांगता का कारण, विकलांगता में अब क्या आ जाएगा, उसकी शारीरिक विकलांगता आ जाएगी, विकासीय लक्षण, मतलब कुल मिलाकर जितने भी प्रकार की विकलांगता आएगी वो सब किससे होगी, डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड होगी। यहाँ पर क्लियर, इतने पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या समझाना चाह रहे हैं। सर सारी तरीके की विकलांगता आ जाएगी। जितनी भी मतलब कह सकते हैं नर्वस सिस्टम में जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं पूरी डाउन सिंड्रोम से ही कोरिलेट होती हैं, क्योंकि पूरे के पूरे माता पिता से ही उनको मिली हुई होती है। जो भी कंडीशन, अगर माता पिता स्वस्थ है तो बालक भी स्वस्थ रहेगा यहाँ पर। जी सर। हाँ, अब डाउन सिंड्रोम में, लेकिन डाउन सिंड्रोम में ये सब पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है वो क्या होता है, जैसे इसमें सबसे ज्यादा जो आता है, जो एग्जाम में भी आता है, इसमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम से जुड़ी जो शारीरिक रूप से जो कमी होती है वो होता है आंखों का थोड़ा ऊपर की ओर झुकना। ये याद रखिएगा, ये विशेष है, इंपॉर्टेंट है ये, इसी से क्वेश्चन बनता है। लिखेंगे, लिखिए आंखों, लिखिए आंखों का थोड़ा ऊपर की ओर, थोड़ा ऊपर की ओर, ये आंखों का थोड़ा ऊपर की ओर झुकना। ठीक है ना, पहला तो ये हो गया आपका। फिर होता है, और इसमें क्या होता है इसकी पहचान के लिए, और इसमें कह सकते हैं गोल चेहरा होता है, गोल चेहरा होता है, गोल चेहरे के साथ साथ छोटा कद होता है इसमें, छोटा कद होता है। तो ये इनके कुछ लक्षण है, कुछ इनकी पहचान है जो ये बताती है हम लोगों को। क्लियर है, इतने पॉइंट समझ में आए कि डाउन जो एग्जाम में जो पूछा जाता है तो डाउन सिंड्रोम से जो रिलेटेड होता है, डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड यही आंखों का थोड़ा ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ऊपर की ओर झुकने की बात होती है, और इनका चेहरा गोल होता है, ये छोटे कद के होते हैं, ये इनके बताए गए थे इसमें पॉइंट को। क्लियर पॉइंट यहाँ पर, बोलो अब किसी कोई पूछना चाह रहे हो पूछे। सर बोल रहे हैं कि इसमें मानसिक मंदता से लेके अस्थि दोष तक पूरा 6-7 प्रकार के विकलांगता पाए जाते हैं ना। हाँ, पाए सब जाते, लेकिन अधिकतर इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो इनकी पहचान जो है मुख्य रूप से यही जो होती है, और इनकी पहचान से संबंधित ही प्रश्न आता है। ठीक है ना, इनकी और एक प्रश्न ये, एक प्रश्न तो, दो प्रश्न तो यहाँ पे बन गए, और एक क्या आता है कि डाउन सिंड्रोम
जो है किसकी वजह से होता है, तो डाउन सिंड्रोम जो है आनुवंशिक गुणसूत्रीय रोग की वजह से होता है, मतलब जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से आपका डाउन सिंड्रोम होता है यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल डिसेबिलिटी की, शारीरिक अक्षमता की से संबंधित, ठीक। अब हम लोग फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करेंगे कि फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी आने वाली है ना, वो उन सब चीजों से संबंधित टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, ठीक, फिजिकल डिसेबिलिटी शारीरिक विकलांगता, ठीक। शारीरिक विकलांगता क्या होती है, तो शारीरिक विकलांगता हम कह सकते हैं कि ए फिजिकल कह सकते हैं ए फिजिकल डिसेबिलिटी इज ए कंडीशन दैट सस्टेनेबिलिटी लिमिट, मतलब कह सकते हैं कि शारीरिक विकलांगता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में या अधिक बुनियादी शारीरिक गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाता, जैसे सही से चलना, सीढ़ियों पर चढ़ना, उठना, बैठना, काफी हद तक इन सब चीजों में क्या होता है, वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक ना। वो क्या होता है कि उसको लिमिटेड चीजें होती है, जैसे आप देखते हो कि 40+ जो लोग होते हैं उनके घुटनों में दर्द होने लगता है, या 30+ के होने के बाद जो है उनके जोड़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ये शारीरिक दुर्बलता के कारण होते हैं, इसीलिए कहा जाता है जैसे ही आपकी 30 वर्ष की आयु के ऊपर होता है आपको कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, कैल्शियम की मात्रा अधिक कर लेनी चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि शारीरिक अक्षमताएं जो होती हैं किसी भी व्यक्ति की गतिशीलता के कार्य को प्रभावित करती है। कहते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी अफेक्ट द फंक्शन ऑफ ए पर्सन्स मोटर मोबिलिटी, ठीक, मोटर मोबिलिटी मतलब जो शारीरिक गतिशीलता है उसको प्रभावित करती है। कहते हैं कि यह एक शारीरिक अक्षमता किसी व्यक्ति के शरीर के कार्य के लंबे समय तक नुकसान या हानि से होती है, मतलब कोई मान लो कोई चोट लगी हुई, चोट की वजह से वो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाता है, जिससे हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो चोट जो है धीरे धीरे फिर से वापस आने लगती है। तो ये डेली यूज में जो हम लोग वर्क करते हैं उस वर्क में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इसकी बात इसमें होती है कि इसमें इसके टाइप्स आते हैं कि टाइप्स को हम कैसे बताएं। सबसे पहले फिजिकल डिसेबिलिटी तो सॉल्व किए होंगे आप लोग, इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद होती है कि ये तो सब लोग अच्छी तरीके जान जाते हैं, बता देते हैं, लेकिन इसके एग्जाम में जो आता है एग्जाम में इसके टाइप्स आते हैं। क्या आता है एग्जाम में इसके टाइप्स आते हैं, तो इसके टाइप्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। टाइप्स के सबसे पहले आपका जो टाइप होता है टाइप नंबर 1, इसमें मस्कुलर एंड स्केलेटल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, लिखेंगे मेरे साथ लिखते जाइएगा। मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर एंड स्केलेटल, स्केलेटल ये है ना, स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल कंडीशन, ठीक। हिंदी में इसको बोलते हैं मांसपेशियों और कंकाल की स्थिति, मांसपेशियों, ठीक है, मांसपेशियों मांसपेशियों एवं स्केलेटल है कि स्केलेटन है? स्केलेटल है, जैसे कि लिखते हैं
मांसपेशियों एवं कंकाल की स्थिति। स्केलेटल जो कंकाल नहीं होता है, कंकाल भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कंकाल को? स्केलेटल, ठीक है ना, ये होता है पहला। ठीक, दूसरा क्या होता है आपका? ठीक, दूसरा आपका जुवेनाइल, ठीक है ना, जुवेनाइल होता है। ठीक, जुवेनाइल होता है आपका। जुवेनाइल में आपका दूसरा जो है जुवेनाइल आर्थराइटिस तो होता है, इसको स्वेलिंग, मतलब इसको बोलते हैं किशोर गठिया। जो गठिया रोग नहीं होता है कि जिसमें जोड़ों में दर्द होने लगती है, उसको बोलते किशोर गठिया, जिसको गठिया रोग हम लोग बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है कि सूजन आ जाती है आपकी, वहां जोड़ों पर सूजन आ जाती है, तो ये होता है आपका। क्लियर? फिर इसका तीसरा आपका होता है लिम्फ डेफिशिएंस होता है। ना, लिखिएगा लिम्फ सही है, लिम्फ डेफिशिएंसी। दिख रहा है तब जाएगा, लिम्फ डेफिशिएंसी आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया लिम्फ डेफिशिएंसीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंगों की जो कमी होती है, अंगों की कमी, ठीक है। ये 1 2 और ये 3। चौथे नंबर पे देखेंगे, चौथा जो होता है, चौथे को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल डिसऑर्डर, जो बोलता है कंकाल संबंधी जो विकार होते हैं। स्केलेटल डिसऑर्डर, स्केलेटल डिसऑर्डर्स होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कंकाल संबंधी विकार। ठीक है, मेन 4 इसके बताए गए हैं। लिख लिया? जी सर। ठीक है, तो ये आपके इसके 4 आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपका मांसपेशियों, जैसे आप इसमें लिखा है, लिखने के अनुसार भी आप समझ सकते हो कि मांसपेशियों से संबंधित जो दर्द जो बना रहता है शरीर में या वो सब चीजें, तो ये होता है आपका। इसमें क्या होता है, किशोर गठिया का मतलब होता है कि जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाती है, व्यक्ति की उम्र ज्यादा हो जाती है, तो उम्र ज्यादा होने के बाद जो उनके घुटनों में दर्द होता है, सूजन होता है, तो वो जुवेनाइल आर्थराइटिस होता है, जिसमें स्वेलिंग दिखाई दी। लिम्ब मतलब लिम्ब डेफिशिएंसीज में क्या होता है, अंगों की कमी, जो शरीर के अंगों में जो कमी होती है उसके बारे में यहाँ पर ये बताता है। फिर चौथा जो है आपका
क्या कंकाल मतलब शारीरिक रूप से पूरे शरीर में जो भी कमी होगी। अब यहाँ पर देखो ये स्थिति के बारे में बताता है, कंकाल की स्थिति के बारे में, और ये उसकी कमी के बारे में बताता है, ये कहाँ पर क्या चीज सेट है क्या चीज नहीं है ये उसके बारे में बताता है, जबकि विकार ये इसमें उसकी कमियों के बारे में बताता है। ठीक, ये केवल एक जगह या प्लेस को डिफाइन करता है, जबकि ये उससे संबंधित जो कमियां होती हैं उसके बारे में बताता है, क्योंकि दोनों जगह लिखा गया, ये कंडीशन बता रहा है, ये डिसऑर्डर बता रहा है, बस इतना अंतर इसके अंदर आता है आपका। क्लियर ये पॉइंट? जी सर। तो ये पॉइंट इसने क्लियर हो गया। फिर क्या आता है आपका सीपी आता है आपका। सीपी को हम लोग सेरेब्रल पल्सी बोलते हैं, प्रमस्तिष्क की घात बोलते हैं। इसको साफ कर दे। जी सर। ठीक, अब इसके बाद हेडिंग आप लोग डालो सेरेब्रल पल्सी, प्रमस्तिष्क की घात बोलते हैं। प्रमस्तिष्क की घात लिखो, इसको जहां पर जो ना समझ में आए उसको लिख लो अभी, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास लिखा ना हो बाद में फिर आप भूल जाओ। जो चीज ना आए उसको आप वन लाइनर में एक एक पॉइंट पे लिख लो, ताकि आप जब कभी आप इसको उठाओ तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए ना। और ये पूछा ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा, कल की क्लास में हम पूछ सकते हैं ना। चलो, तो अब हम लोग सेरेब्रल पल्सी सीपी जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग सीपी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरेब्रल पल्सी बोलते हैं। सेरेब्रल पल्सी, ठीक, बोलते हिंदी में प्रमस्तिष्क की घात बोलते इसको। प्रमस्तिष्क की घात होता क्या है, सेरेब्रल पल्सी होती क्या है, सीपी होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कहता है कि यह जो है विकारों का एक समूह है ना, कहते हैं ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, विकारों का समूह, विकारों का, यह क्या है, यह एक विकारों का समूह होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की संतुलन और उसकी मुद्रा को स्थानांतरित करने और बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति किस तरीके से अपने आप को संतुलित कर रहा है, क्या जैसे मान लो कोई बच्चा चल रहा है, चलते चलते क्या वो सही तरीके से चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा, कोई अगर देख रहा है तो सही तरीके से देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, मतलब कुल मिला के उसके संतुलन, मतलब व्यक्ति की, लिखेंगे व्यक्ति के संतुलन मतलब बैलेंस को, और उसकी मुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या होता है, हाव भाव, हाव भाव, ठीक, मुद्रा को जो है किस तरीके से वो प्रभावित करता है उनकी चीजों को, ये यहाँ पर सेरेब्रल पल्सी के द्वारा हम लोग पता करते हैं। मतलब सीपी जो होता है ये बचपन में सबसे आम जो है विकलांगता मानी गई है। मतलब कहते हैं सीपी इज द मोस्ट कॉमन मोटर डिसेबिलिटी इन चाइल्डहुड। तो कुल मिला के लिखेंगे, आप लिखेंगे ये जो है सीपी सबसे ज्यादा चाइल्डहुड में दिखाई देती है, चाइल्डहुड में। अब चाइल्डहुड में कैसी चीजें दिखाई देती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि चाइल्डहुड में यदि किसी को कॉमन मोटर डिसेबिलिटी होती है तो उसको क्या कहते हैं, लिखेंगे कॉमन मोटर डिसेबिलिटी। जब कभी चाइल्डहुड एज में किसी भी बच्चे को कॉमन मोटर डिसेबिलिटी हो, मतलब चलने फिरने में या इन सब चीजों में कमी होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। कि इसमें सीपी प्रमस्तिष्क की घात में इसमें प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम क्या है, प्रमस्तिष्क की घात की प्रॉब्लम है, इसलिए इसको कॉमन मोटर डिसेबिलिटी की शिकायत होती है, ठीक ना।
तो ये पॉइंट नोट रखिएगा। अब इतनी बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को हमको समझ लेना होगा कि प्रवस्थित का मतलब ये सेब्रल का मतलब होता क्या है, प्रवस्थित का अर्थ क्या होता है, बताओ प्रवस्थित का अर्थ आप लोग क्या बताना चाहोगे? हेलो सर। हाँ बोले। सर सीपी मतलब एक रोग है या इससे कुछ पता लगा है? हाँ क्या है ये बता दे। सेरेब्रल पल्सी एक प्रकार का रोग होता है, बोला ना सबसे पहले है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, विकारों या कमियों या दोषों का एक समूह होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के संतुलन की स्थिति पता करते हैं, उसकी मुद्रा की स्थिति को हम पता करते हैं, वो किस तरीके का एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा यदि बच्चों में बचपन की अवस्था में हम देखते हैं कि कॉमन रूप से सभी बच्चों में ये डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक, जब इतनी चीजें हुई तो माइंड में ये आया कि इतनी बात हम कर रहे हैं तो ये प्रमस्तिष्क होता क्या है, ठीक, सेब्रल होता क्या है। तो सेब्रल की अगर कंडीशन, सेब्रल की डेफिनेशन अगर हम लोग जान लेंगे तो इसके काफी चीजों को हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले मस्तिष्क का अर्थ क्या होगा, प्रमस्तिष्क का अर्थ अगर हम लेंगे तो मस्तिष्क से संबंध क्या होता है, मस्तिष्क से संबंध रखना, मतलब इसमें जो है प्रमस्तिष्क का मतलब होता है, इसमें आप दो अर्थों में आप ले सकते हो, पल्सी, सेब्रल और पल्सी दो होता है। सेब्रल का मतलब होता है ये, सेब्रल का मतलब प्रमस्तिष्क, मतलब जो माइंड से, जो मस्तिष्क से संबंध रखता है वो होता है, लेकिन पल्सी ऐसे दो, सेरेब्रल हो गया और पल्सी हो गया, दोनों का अर्थ लिख देते हैं पल्सी, ठीक, दोनों का अर्थ हम लिख देते हैं। किसका संबंध होता है, मस्तिष्क से, मस्तिष्क से संबंध, ठीक, जिसका माइंड से मस्तिष्क से संबंध होता है, ठीक, पहला तो वो हो गया आपका। दूसरा कह रहा है मतलब कि सेरेब्रल मीनिंग इज रिलेटेड टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, किससे, ब्रेन से, लिख लीजिएगा ब्रेन से रिलेटेड है, लिखिए ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेरेब्रल का मतलब हो गया। अब पल्सी का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि पल्सी मींस वीकनेस और प्रॉब्लम, पल्सी का मतलब क्या है, वीकनेस, वीकनेस और प्रॉब्लम, ठीक, वीकनेस और प्रॉब्लम मतलब कमजोरी या मांसपेशियों के उपयोग में समस्या, लिखेंगे कमजोरी, कमजोरी या मांसपेशियों, ठीक, कमजोरी या मांसपेशियों के उपयोग में समस्या। अब यहां पर आपको